जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश माथनकर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। और हमारी हिंदी टेस्ट श्रृंखला का ये आज का 12वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। प्रश्न है हमारा 141 नंबर का और वीडियो है 12वें नंबर का हिंदी टेस्ट को लेकर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। MP टेट वगैरह के हैं, रीट वगैरह के हैं, UP वगैरह के हैं, एसेट वगैरह के हैं, UGC नेट वगैरह के भी हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से सात्विक का अर्थ क्या है। त्रिगुण आप लोगों ने सुना ही होगा। त्रिगुण कौन कौन से? तो रजगुण, सत्वगुण और तमगुण। उसी में बोला गया है कि सात्विक का अर्थ क्या होता है। तो सत्वगुण संपन्न को कहते हैं सात्विक। जिसके हृदय में ममता नहीं, ये तो निर्मम हो जाता है। जिसके पास शक्ति हो, शक्तिमान हो जाता है। जिसका हाथ बहुत तेज चल रहा हो, हस्तप्रभ कहते हैं उसको। तो यहाँ सही आंसर जो है बेटा वो है ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, पर उससे पहले थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए। 3 गुण मैंने बताया आपको, सत्व, रजस और तमस। प्रश्न नंबर 142 क्या कहता है? निम्न में से संस्कृति का विलोम शब्द क्या है। संस्कृति का विलोम शब्द क्या है? संस्कार, विकृति, सभ्यता, अनुशीलन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, संस्कृति का विलोम पूछा है तो विकृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकृति हो जाएगा। सही आंसर जो है वो है बी। आइए थोड़ा व्याख्या भी देख लेते, पर आपको बता दूं कि ये पात्रता परीक्षा 2024 का प्रश्न है MP टेट का। थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं। इसकी व्याख्या यह है कि संस्कार का विलोम हो जाएगा असंस्कार या उद्दंडता, विकृति का हो जाएगा संस्कृति, सभ्यता का हो जाएगा असभ्यता और अनुशीलन का हो जाएगा अनियमितता या अव्यवस्था। क्योंकि अनुशीलन का मतलब होता है जो अनुसार या गुण या कह सकते हैं अनुशासन के साथ हो, उसको अनुशीलन कहते हैं, अनुशील कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 143 नहीं 143 है। 143वां प्रश्न क्या कहता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। निम्न में से अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन से कथन या कौन सा कथन सही है। MP टेट वर्ग 3 का ही यह प्रश्न है। सूचना प्रदान करने की यह एक अकुशल विधि है। अध्यापन पद्धति व्याख्या प्रणाली में है ना, ये गड़बड़ हो गया, अकुशल तो नहीं हो सकती। सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधि है, अभी कह सकते हैं, परंतु और भी चीज़ें पढ़ेंगे तो पता चलेगी। विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह एक प्रभावपूर्ण प्रणाली है। आलोचनात्मक दृष्टि, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं व्याख्या प्रणाली की पूरी तरह से सही कथन को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। सही कथन कहाँ होगा? डी पर हो सकता है। सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधि है एवं विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु एक प्रभावशील है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ये हो गई कि बी भी हो गया और सी भी हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन इसके लिए सही थे, इसलिए दोनों ऑप्शन उसने डी में एक साथ मिला कर दिए हैं। तो आंसर कहाँ लगाएंगे हम लोग? डी के साथ लगाएंगे। प्रश्न नंबर 143 का उत्तर आप लोगों को प्राप्त हो चुका है डी। पहला ऑप्शन सही नहीं है, तीनों सही हैं और तीनों का सही एक मेल जो है वो डी में रखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 144। 144 क्या कहता है? वाक्य जिसे देख या सुनकर रोम या रोंगटे खड़े हो जाएं के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द का चयन करना है, मतलब एकार्थी शब्द बताना है। MP टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 का यह प्रश्न है। निर्भ्रंत, निर्मूल, रोमांचकारी और जिगीषा। तो जिगीषा तो वो होता है जो युद्ध करने की इच्छा या जीतने की इच्छा कहते हैं उसको, और निर्मूल मतलब होता है जिसका कोई मूल ना हो। निर प्लस मूल, निर इसमें उपसर्ग है, निर क्या लगा है इसमें? एक उपसर्ग लगा है। ऐसे ही निर्भ्रंत में भी एक उपसर्ग लगा है, निर प्लस भ्रांत या भ्रंत शब्द कह सकते हैं, निर्भ्रम भी बोलते हैं उसको। तो सही आंसर जो है बेटा वो है रोमांचकारी। सही उत्तर क्या लगाएंगे? रोमांचकारी। अगला प्रश्न है, पर उससे पहले थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। निर्भ्रंत जिसका कोई भ्रम ना हो, निर प्लस भ्रंत शब्द से बना है। निर इसमें एक उपसर्ग है। क्या है इसमें? एक उपसर्ग है। निर प्लस मूल शब्द, इसमें निर जो है मूल शब्द है, निर उपसर्ग है और मूल इसमें मूल शब्द है। तो बिना जड़ का भी कहते हैं इसको, और जिसका कोई भ्रम ना हो उसको निर्भ्रंत कहते हैं।
रोमांचकारी जिसे देखकर या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए उसको रोमांचकारी कहते हैं। जिज्ञासा जीतने की इच्छा या युद्ध करने की इच्छा। जिज्ञासा भी कहते हैं उसको, जिघांसा मारने की इच्छा। तो यहाँ जिज्ञासा शब्द लिखा है, इसका मतलब है जीतने की इच्छा। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 145 क्या कहता है कि निम्न में पवन शब्द में कौन सी संधि है। अगर पवन शब्द की संधि की बात करें तो इस शब्द को इस तरह से तोड़ा जाएगा, पो प्लस अन शब्द के साथ जोड़ा जाएगा या तोड़ सकते हैं। और पो में अगर देखें तो यहाँ पर ओ का स्वर लगा है, अगर इस ओ के स्वर को बाहर करता हूँ तो इसमें प आधा रह जाएगा। अब यहाँ से ओ की अगर बात करूँ तो किससे मिलकर बना है, ये बना है अ प्लस छोटा ऊ से, और छोटा ऊ जो है वो किस में बदलता है, तो वो बदलता है आधे व में। आप लोगों ने पढ़ा होगा यण संधि में, और जैसे इसमें यहाँ से अ जुड़ जाएगा तो वो फिर से व पूरा हो जाएगा। इस तरह से पवन संधि जो है, पवन शब्द की जो स्वर संधि है उसको कहते हैं अयादि स्वर संधि कहते हैं। तो पो प्लस क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पो प्लस अन अयादि स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अयादि स्वर संधि हो जाएगा। सही आंसर लगाएंगे ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर देख लो, मैंने यहाँ लिखकर भी रखा है पो प्लस अन पवन। हम इसको मैंने बता भी दिया आपको कैसे तोड़कर लिखना है। पो प्लस अन को इस तरह से तोड़कर लिखना है। यहाँ से हम लोग कौन सा स्वर बाहर निकालेंगे, ओ। ओ की अगर बात करें तो किस में टूटता है, अ और ऊ में। ठीक है, अब ये पूरा विस्तार से जब समझाने का मौका मिलेगा तब मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि यहाँ अभी लिख नहीं पा रहा हूँ। बोर्ड वगैरह रहेगा तो अवश्य बता दूंगा। चलिए, यहाँ पर सही आंसर आप लोगों ने क्या लगा दिया बंधु, इसका ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 146 नंबर का। निम्न में से एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः किस रूप में सीखते हैं, व्यक्तिगत रूप में, सार्वजनिक रूप में, रसास्वादन के रूप में, रसास्वादन और सार्वजनिक के रूप में। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत रूप में सीखते हैं। सार्वजनिक भी होता है पर यहाँ पर देखिए रसास्वादन और सार्वजनिक लिख दिया, इसलिए आंसर यहाँ नहीं होगा। अगर यहाँ व्यक्तिगत और सार्वजनिक लिखा होता तो डी लगा देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पर, उससे पहले थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम व्यक्तिगत रूप से। बाल केंद्रित कक्षा को शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा भी कहा जाता है क्योंकि शिक्षण की बजाय अधिगम की प्रक्रिया पर अधिक जोर दिया जाता है। इसलिए जॉन डीवी पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का प्रस्ताव रखा है, और इसका उद्देश्य यह है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, न कि केवल छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि वे संलग्न होकर, मतलब उसमें जुड़कर पूरी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार होते हैं या भाग लेते हैं, तब उसे कहा जाता है सर्वांगीण विकास। पाठ्यचर्या की अगर बात करते हैं तो पाठ्यचर्या शिक्षण उपागम विभिन्न स्तरों पर शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों, अभिरुचियों और योग्यताओं पर आधारित होनी चाहिए, तभी वह पाठ्यचर्या बच्चों के अनुकूल हो जाती हैं। इससे उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में आवश्यक कौशल, सृजनात्मकता, ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलती है या मिलेगी। क्योंकि बच्चा अधिगम करता होता है, इसलिए बच्चे को या बच्चों की ज़रूरत और आवश्यकता को महत्व दिया जाता है। यह है बेटा बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगला प्रश्न देखिए, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा बिंदु होगा। देखिए, यह प्रश्न एमपी टेट वर्ग 3 सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था, सेकंड पेपर में। बोलने की तेज गति, ये तेज गलत लिखा हुआ है, व्याकरण की यहाँ पर अशुद्धता है, सही हो जाएगा तेज। क्या सही हो जाएगा, तेज। इस तेज का मतलब होता है स्पीड, तो बोलने की गति तीव्र हो जाएगी, और इस तेज का मतलब होता है चमक, नूर या साइन। शुद्ध उच्चारण, समझ कर बोलना और आंखों देखा वर्णन। तो बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है समझकर बोलना। बोलना तो है पर कैसे बोलना है, सोच समझकर बोलना है, समझकर बोलना है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। आइए थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं तो डाउट क्लियर हो जाएंगे। व्याख्या देखिए, व्याख्या क्या है, व्याख्या कुछ इस तरह से है इसकी। भाषाई विकास का अर्थ भाषा प्रयोग की क्षमता से है,
भाषाई विकास अवसरों की प्रधानता पर निर्भर करता है। जो बालक इन अवसरों, अवसरों नहीं लिखा है, वो अवसरों लिखा है, जो बालक इन अवसरों का पर्याप्त उपयोग करता है, उनका भाषाई विकास उतनी ही तीव्र गति से तथा दक्षता के साथ होता है। भाषा कौशल के प्रयोग का अर्थ है संदर्भानुसार भाषा प्रयोग, अर्थात समझकर बोलने के कौशल का विकास करना। जो ऊपर प्रसंग लिखा हुआ है, जो बात लिखी हुई है, उसके अनुसार ये बात यहाँ पर छिपी हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 148 नंबर का कि भाषा, प्रश्न में लिखा है भाषा क्या है। एमपी टेट वर्ग 3 2024 का यह प्रश्न है। जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना। सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों में साधती हैं, व्याकरण पर ही आधारित होती है। यहाँ गड़बड़ हो गया, व्याकरण पर ही आधारित होती है, नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हो सकती हैं। तो भाषा जो है 148 का आंसर हो जाएगा सी, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है भाषा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 149 नंबर का, 159 नंबर का कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। मतलब भाषा हमारे आसपास के क्षेत्र में, हमारे परिवेश में, हमारे पर्यावरण में, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पूरी तरह से परिवेश में बिखरी हुई मिलती है, यह कथन किस बात पर लागू नहीं होता है। प्रश्न एमपी टेट, ये इस तरह के प्रश्न समझ पर आधारित होते हैं बेटा, जो आप लोगों ने समझा होगा या अभी तक जो जानते हैं उसके आधार पर है। भाषा प्रयोगशाला में, अखबार में, विज्ञान में और साइन बोर्ड पर। तो जहाँ तक मुझे याद है भाषा को बिखरी हुई मिलती है, हमें अखबार में भी मिलती है बेटा। भाषा हमें विज्ञान के क्षेत्र में भी देखने को मिलती है, साइन बोर्ड पर भी देखने, विज्ञापन होना चाहिए, वो विज्ञान नहीं है, वो विज्ञापन होना चाहिए बेटा, है ना, विज्ञापन होना चाहिए। भाषा प्रयोगशाला में हम लोग यहाँ पर बिखरी हुई देख नहीं सकते, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस तरह से 149 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व होता है। अगला प्रश्न है आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है, 150 नंबर का प्रश्न है आपका। निम्न में से किसी समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा का मतलब होता है जिसमें सभी बच्चों को एक साथ शिक्षित किया जाता है, कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है। एमपी टेट वर्ग 2024 में जो वर्ग 3 का पेपर हुआ है उसको लेकर ये क्वेश्चन है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती हैं। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। अनुकूल है ये बोला गया है। समावेशी शिक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है। तो भाषा शिक्षण के अनुकूल हम यह कह सकते हैं कि बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। अनुकूल है बोला ना, ये भी सही है। प्रिंट समृद्ध भाषा माहौल भी उपलब्ध करता है नियमों का। देखो, प्रतिकूल होता है, एक अनुकूल होता है, एक प्रतिकूल होता है। तो यहाँ अनुकूल बोला है, तो सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नियम नहीं बना पाते अनुभव के आधार पर, इसलिए इसके अनुकूल है, भाषा शिक्षण के अनुकूल। बाकी सारी चीज़ें जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत के प्रतिरूप में है या उसके साथ में है। तो 150 क्वेश्चन आज के सॉल्व हो चुके हैं और वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आज 160 क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, 10 क्वेश्चन फिर कल हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। इति श्री, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अगर आप लोगों को पसंद आता है तो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।